आधी आबादी की मजबूती का दम दिखावा है। घोषणाओं का पिटारा सिर्फ दिखावा है। पैसों के बल पर वोट खरीदने की चाल है। महिलाओं का समर्थन पाना है क्योंकि चुनावी साल है। बातें बड़ी बड़ी लेकिन दर्शन छोटे हैं। महिला सशक्तिकरण की बात सिर्फ दिखावा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। 5 साल बीत गए, फिर चुनाव आए हैं, फिर वादों की बारात निकली है, फिर सियासत को महिलाओं की याद आई है। महिलाओं को सत्ता की सीढ़ी कहा जाता है और इस सत्ता की सीढ़ी को सहारा बनाकर सरकार में वापसी के सपने संजोए जा रहे हैं। वादे हैं, दावे हैं, घोषणाएं हैं, आरोप प्रत्यारोप हैं। चुनावी तर्कश में जितने भी सियासी तीर हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है ताकि महिलाओं को साधा जा सके। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव का रण है। वादों की जंग है, दावों का दम है, किसानों पर घमासान है, युवाओं पर संग्राम है और महिलाओं को साधकर जीत का प्रण है। सियासत के कुरुक्षेत्र में महिलाओं पर छिड़ी महाभारत तेज होती जा रही है। शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना के जरिए आधी आबादी को साधने का दांव चला है तो कांग्रेस इसे पाखंड करार देते हुए पलटवार में जुट गई है। इसी कड़ी में कमलनाथ ने एक ट्वीट के जरिए सीधा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरा है। कमलनाथ ने लिखा कि वर्तमान से मुंह मोड़ना और कभी भूतकाल तो कभी भविष्यकाल में जीना शिवराज सरकार का अमृतकाल है। शिवराज जी अरबों रुपया प्रचार पर लुटाकर बहनों से कह रहे हैं कि वो उन्हें 3,000 रुपए महीना देंगे। जिस सरकार की आयु 3 महीने भी नहीं बची है वो सरकार 3,000 रुपए की बात कर रही है। जिनकी देने की नियत होती है वो ना तो मोल भाव करते हैं न कल परसों पर बात टालते हैं। जिन्होंने बरसों से कुछ नहीं किया वही कल और परसों करते हैं। सरकार पर निशाना साधने के साथ ही कमलनाथ ने भी महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए घोषणाओं की चाल चली है और इसकी याद एक बार फिर उन्होंने ट्वीट से दिलाई। कमलनाथ ने कहा, बहनों, इन जुमलों के सौदागरों से जो मिल जाए वो अपने पास रखिए और निश्चिंत रहिए। कांग्रेसी सरकार आपको नारी सम्मान देगी। नकद 1,500 रुपए मिलेंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी, 200 यूनिट तक बिजली का बिल हाफ आएगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा, खेतों को बिजली मुफ्त मिलेगी। कांग्रेस जुमलों की खेती नहीं, गारंटी का भरोसा देती है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट से आरोपों और वादों के बाण छोड़े तो बीजेपी ने आदिवासी अस्मिता की याद दिलाते हुए ट्विटरबाजी छोड़कर हकीकत के आईने में चेहरा देखने की नसीहत भी दे डाली। आपने जिस प्रकार से महिलाओं का अपमान किया है, आप वही है ना जिन्होंने एक दलित महिला को आइटम कहकर संबोधित किया था और जिस प्रकार से आपने हंसी थी वो आज भी महिलाओं के कानों में गूंज रही है। महिलाओं को याद है कि आपने जो वादे किए थे किस प्रकार से वो गायब हो गए। बेटियों के विवाह निकाह का आपने पैसा नहीं दिया, लैपटॉप बंद कर दिया, स्कूटी उनसे छीन ली, तीर्थ दर्शन माताओं से छीन ली। महिला सशक्तिकरण के दम भरने में कोई पीछे नहीं है। महिलाओं को सशक्त करने के सफर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही हमराही बनने की होड़ है और फोकस जोड़ तोड़ पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी हो या कांग्रेस, महिलाओं को लेकर बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन असल में इनके दर्शन छोटे हैं और आंकड़े इस बात की खुद ब खुद गवाही देते हैं। सत्ताधारी दल हो या विपक्षी, सत्ता संगठन में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 10 से 15% ही है। मध्य प्रदेश में महिला वोटर्स 48% हैं, यानी कि आधी आबादी सियासत का खेल बदलने का मादा रखती है। लिहाजा इनके कंधे पर बंदूक रखकर सत्ता के लक्ष्य पर निशाना साधा जाता रहा है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी अन्य दल, सभी खुद को महिलाओं का हितैषी बताने से कभी नहीं चूकते। सबकी नजर महिला वोटर्स पर होती है।
लेकिन यही नजर सत्ता और संगठन में भागीदारी देने पर कमजोर पड़ जाती है। चुनाव की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की कुल 250 महिला उम्मीदवार मैदान में उतरी थीं। लाडली बेटी और लाडली बहना योजना के दम पर महिला सशक्तिकरण का दम भरने वाली बीजेपी ने सिर्फ 23 और कांग्रेस ने 28 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था। प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों के हिसाब से देखें तो बीजेपी ने 10% और कांग्रेस ने 12% सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारे। बीजेपी और कांग्रेस की कुल 51 महिला उम्मीदवारों में से 17 महिलाएं जीतकर विधानसभा चुनाव पहुंची थीं, जिनमें बीजेपी की 9 और कांग्रेस की 8 महिला प्रत्याशी शामिल थीं। हालांकि कमलनाथ सरकार गिरने के बाद हुए उपचुनाव के बाद महिला विधायकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई। इनमें से बीजेपी की 14, कांग्रेस की 6 और 1 महिला विधायक बीएसपी से है। 2013 विधानसभा चुनाव में भी कमोबेश यही स्थिति थी, लेकिन उस वक्त बीजेपी ने 2018 के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा टिकट दिए थे और कांग्रेस ने 2018 के मुकाबले कम महिलाओं को मैदान में उतारा था। 2013 के विधानसभा चुनाव में कुल 200 महिलाएं चुनावी समर में उतरी थीं। बीजेपी ने 28 और कांग्रेस ने 21 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया था, यानी बीजेपी ने 12 और कांग्रेस ने 9% महिलाओं पर दांव चला था, जिनमें से बीजेपी की 22 और कांग्रेस की 6 महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। विकास के सफर में महिलाओं की सहभागिता के गुणगान तो जमकर किए जाते हैं, लेकिन सरकार में नारी की भागीदारी को मजबूत नहीं किया जाता। 2018 में जब कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में लौटी तो कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन कमलनाथ सरकार में 28 मंत्रियों में से 2 महिलाओं विजय लक्ष्मी साधो और इमरती देवी को मंत्री बनाया गया। मौजूदा शिवराज सरकार में 30 मंत्रियों में 3 महिलाएं हैं, यशोधरा राजे, उषा ठाकुर और मीना सिंह, जबकि 2013 की शिवराज सरकार में यह संख्या 5 थी। 32 मंत्रियों में से 5 महिलाएं शामिल थीं, अर्चना चिटनीस, कुसुम मेहदेले, यशोधरा राजे, माया सिंह और ललिता यादव। 2008 की शिवराज सरकार में 35 में सिर्फ 2 महिला मंत्री थीं, अर्चना चिटनीस और रंजना बघेल। 2003 में उमा भारती के मंत्रिमंडल के 34 सदस्यों में 4 महिला मंत्री थीं, कुसुम मेहदेले, मीना सिंह, रंजना बघेल और निर्मला भूरिया। न सिर्फ सरकार में बल्कि संगठन में भी महिलाओं की हिस्सेदारी कम है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन की बात करें तो 50 उपाध्यक्षों में महज 5 महिलाएं हैं। इसी तरह 105 महासचिवों की जंबो टीम में केवल 14 महिलाओं को जगह दी गई। इतना ही नहीं, पन्ना एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी कमान महिला को दी गई है। वहीं राजनीतिक मामलों की 22 सदस्य कमेटी में एकमात्र महिला शोभा ओझा को शामिल किया गया है। बीजेपी में भी महिलाओं की हिस्सेदारी कांग्रेस जैसी ही है। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के 497 सदस्यों में से महिलाएं सिर्फ 52 हैं, यानी महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 10% है। इसके अलावा 9 प्रदेश पदाधिकारी और 3 प्रवक्ता महिलाएं हैं। वहीं सत्ता संगठन के अहम फैसले वाले बीजेपी कोर ग्रुप में भी 2 महिला पदाधिकारी हैं, जिसमें मध्य प्रदेश से सिर्फ एक कविता पाटीदार हैं। महिलाओं को राजनीति की बुलंदियों पर पहुंचाने के दम तो भरपूर होते हैं, लेकिन हकीकत यह है संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल 27 साल से अटका पड़ा है। हकीकत यह भी है प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में 33% और पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण होने के बावजूद ज्यादातर महिलाओं के अधिकार उनके पति और परिवार के पुरुष के हाथों में रहते हैं। और एक हकीकत यह भी है ज्यादातर महिलाएं आरक्षण की वजह से राजनीति में आईं ताकि सत्ता उनके परिवार में ही रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात मध्य प्रदेश में मंत्री जी के रिपोर्ट कार्ड की। चुनावी साल है, लिहाजा सबसे अहम विकास को लेकर सवाल है। 2018 में विकास को लेकर जो वादे और दावे हुए, क्या वो पूरे हुए या अब भी अधूरे हैं? ये जानने के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम जनता के बीच पहुंचकर हकीकत खंगाल रही है। और इसी कड़ी में आज पड़ताल अशोकनगर की मुंगावली विधानसभा सीट की, जहां से पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव विधायक हैं।
मुंगावली अशोकनगर जिले की वो सीट जिसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाली सीटों में से एक माना जाता है। मौजूदा वक्त में सिंधिया समर्थक बृजेंद्र सिंह यादव ही इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व विधानसभा में कर रहे हैं। बृजेंद्र सिंह यादव पहली बार 2018 में मुंगावली से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। 2020 में सिंधिया की बगावत के साथ उन्होंने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। उपचुनाव में वो बीजेपी के टिकट पर दोबारा विधायक चुनकर आए और उन्हें सरकार में पीएचई राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2,02,000 से ज्यादा वोटर्स वाली मुंगावली विधानसभा सीट से विधायक बृजेंद्र सिंह यादव न सिर्फ शिवराज सरकार में मंत्री हैं, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी खास माने जाते हैं। लेकिन इस दिग्गज साख का असर क्या विकास के रूप में उनके क्षेत्र में देखने को मिला? क्या बृजेंद्र सिंह यादव को 2 बार जिताकर विधानसभा भेजने वाली जनता की उम्मीदें पूरी हुई? ये जानने के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम लोगों के बीच पहुंची तो नाराजगी साफ देखने को मिली। लोगों का कहना है कि वादे के मुताबिक स्मार्ट सिटी का काम शुरू तो हुआ, लेकिन कुछ खास काम नहीं हुआ। लोगों की शिकायत ये भी है कि मंत्री जी फोन नहीं उठाते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि बार बार बोलने के बाद उनके काम आज तक नहीं हुए। भ्रष्टाचार के आरोप भी बृजेंद्र सिंह यादव पर लगते हैं। पुलिया नहीं होने और बारिश में गांव के जलमग्न होने से भी जनता नाराज नजर आती है। इसके अलावा माता सीता के भव्य मंदिर बनाने का वादा भी अब तक अधूरा है। जो उन्होंने वादे किए थे उसमें उन्होंने कोई काम नहीं किया। ना मुंगावली में सड़कें हैं, ना कोई विकास है। और कोई विकास नहीं हुआ है। सीसी खड़ंजा गांव में मुख्य गली में इतनी कीचड़ हो रही है कि कोई भी मंदिर जाए या मान लो निकास बाजार आए, कहीं भी आए तो ना कोई सड़क करवा रहे हैं। गांव की लाइट नहीं मिल रही, लाइट और ना कोई तहसील में सुने मंत्री जी इसका फोन ही नहीं उठाए थे। अभी बात कब बोल रहे हैं? जब उनको भरोसा ही नहीं है कि जो उठाएंगे, विश्वास हो तो अपन फोन उठाएं लगाएं। कांग्रेस का दावा है कि जनता इतनी नाराज है कि न सिर्फ बृजेंद्र सिंह यादव इस बार चुनाव हारने वाले हैं, बल्कि बीजेपी की सरकार भी जा रही है। लेकिन मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव विकास को लेकर दम भरते नजर आते हैं और पूरे दमखम से सरकार बनने का दावा भी करते हैं। सरकारी विभागों में कोई भी कार्य जो जनता का बगैर पैसे का नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है। लोगों को दर दर की ठोकर खाना पड़ रहा है। यदि कोई काम है तो वो बगैर पैसे के होता ही नहीं है। ये स्थिति मेरी उम्र में मैंने आज तक इतना भ्रष्टाचार कभी सरकारी विभागों में नहीं देखा जितना आज के टाइम पे चल रहा है। बिल्कुल चरम पर है भ्रष्टाचार। देखो, मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि जनता से जो मैंने वादे किए थे वो वादे तो लगभग पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा भी जो वादे मैंने नहीं किए थे, जो जनता ने नहीं माना था, उससे ज्यादा मैंने अपनी विधानसभा मुंगावली के लिए करके दिया है। बहरहाल मुंगावली में विकास की हकीकत क्या है, इसका फैसला तो उस वक्त ही होगा जब चुनाव की अग्नि परीक्षा में जनता अपने विधायक को विकास के पैमाने पर आंकेगी और उनके सियासी भविष्य के रिपोर्ट कार्ड पर हार जीत के अंक देगी। तब तक दावे भी जारी हैं और चुनावी साल में वादों की झड़ी भी लग रही है। नीरज जैन, सी मीडिया, अशोकनगर। और यहाँ हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।